हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ चुका हूं एक और नई सीरीज के साथ जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी की। बच्चा, ये बेसिकली सीरीज उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो इस साल क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं। उनकी इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी को मैं आज पूरी कवर करने वाला हूं। जी हां, इस सीरीज में मैं आपको 15 डेज में कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के सभी लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। डेली हमारी क्लास शाम को 7 बजे लाइव हो जाएगी, तो आप जुड़ना मत भूलिएगा। याद रखिए, टाइमिंग 7 PM शार्प। मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बात करेंगे एक कंप्लीट चैप्टर की। और याद रखिए, इसमें कोई भी झोल झाल नहीं होगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर बुक की लैंग्वेज में कवर। तो याद रखिए, यहां वन शॉट के नाम पे आपको आधा कंटेंट यूट्यूब पे और आधे के लिए फिर हम ऐप या वेबसाइट पर डाइवर्ट नहीं करेंगे। हम पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, वो भी कंप्लीट एक ही वीडियो में एक चैप्टर। याद रखिए, वीडियो थोड़ी सी लेंदी होती है तो होने दीजिए, लेकिन अगर आपका एक बार पढ़ने से अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है बच्चे, तो मुझे लगता है ये कोई घाटे का सौदा आपके लिए नहीं होने वाला है। बहुत बेनिफिशियल और बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड रहने वाली है ये सीरीज। क्यों ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है, इसलिए समझिए, जब आप बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स की वेटेज रखती है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, बोरिंग 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 एंड बहुत सारा बोरिंग कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। जी नहीं, अगर आप इंडियन इकोनॉमी को एक नोवेल के तरीके ट्रीट करो, देखो आप ये समझो ही नहीं कि आप कोई 12th के लिए इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ रहे हो, आप इसको एक नोवेल के तरीके रीड करिए। देखो, जब आप नोवेल को रीड करते हो तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि समझना है कुछ आगे क्या होगा। वही चीज यहां पर आप ये समझो कि आप एक कहानी पढ़ रहे हो, जो कहानी 1947 में आजादी की शाम से शुरू होती है कि आजादी की रात से पहले तक क्या था और उसके बाद कैसे चेंजेस आते जा रहे हैं, और वो कहानी शुरू होके पूरा आपके आज की डेट तक आ रही है। बहुत मजे से, बहुत मन लगा के मैं आपको इंडियन इकोनॉमी कवर कराऊंगा, पर आपको ये प्रॉमिस करना है कि रेगुलरली शाम को 7 बजे शार्प आप ऑनलाइन आ जाएंगे और क्लास अटेंड करेंगे। बच्चों, बता दूं कि 10 दिन से 15 दिन के अंदर ये पूरी इंडियन इकोनॉमी में कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसको काफी बच्चों ने देख के अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ब्रश अप किया है, या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था उन्होंने एटलीस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट कर ही ली होगी। अभी इतना ही नहीं, सोच रहे होंगे इंट्रो बड़ा लंबा हो रहा है, नहीं। देखिए, आज के इंट्रो में आपको और 2-3 जानकारियां मुझे देनी है। पहली चीज कि आपको हर एग्जाम से 10 डे पहले किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, वो वीडियोस भी मैं आपको इसी चैनल पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहूंगा। अब बोर्ड पास आ रहे हैं और आपको बोर्ड के नाम से पैनिक नहीं होना, आपको बोर्ड को डराना है। खुद नहीं डरना कि बोर्ड आ रहे, नहीं, अब इस तरीके से कमर बांध के तैयारी करनी। बच्चे याद रखिए, अब बोर्ड के नाम से आपको नहीं घबराना, इस तरीके से अपनी तैयारी करके जाना है कि आपके नाम से बोर्ड घबरा जाए। समझ गए? बिल्कुल मन लगा के फुल फ्लैश तरीके से 2 महीने डेडिकेट कर दो अपने बोर्ड्स को। गारंटी दे रहा हूं, जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि ये 1-2 साल नहीं बच्चा, 100 साल की मार्कशीट है। लाइफ लॉन्ग अगर कहीं भी कुछ भी कहीं भी करोगे, किसी कॉलेज में जाओगे, कहीं कंपनी में जाओगे, हर जगह 12th की मार्कशीट सबसे पहले देखी जाती है। याद रखो, 11वीं की मोहब्बत और 10वीं की मार्कशीट का कहीं रोल नहीं होता, लेकिन बच्चों, माँ बाप का आशीर्वाद और 12वीं की मार्कशीट हर जगह आपका साथ देती है, ये बात याद रखना। तो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि ऐसा हो कि जब आप बोर्ड में बैठे तो आप ना घबराएं। पेपर देख के आपके मुंह से एक बात निकले, अरे वाह, ये इकोनॉमिक्स में तो ऐसे सब आ जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बीएसटी की भी सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे ही इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होगी, हम बीएसटी की सीरीज पर भी आ जाएंगे। किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने आज के पहले चैप्टर पर और शुभारंभ करते हैं अपनी इस सीरीज का, जिसमें हम आपसे बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चा, पहले चैप्टर में आपसे बात कर रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आजाद हुए उस रात तक, यानी कि आजादी से एक शाम पहले तक हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा था, उस चैप्टर का एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है। मतलब ये समझिए कि आपसे यहां पर बच्चा बात हो रही है
14 अगस्त की, 14 अगस्त क्या है, हाँ, पाकिस्तान उस दिन आजाद हुआ था। मतलब पाकिस्तान आजाद क्या बना था, भारत में बंटवारा हुआ था और 14 अगस्त तक पाकिस्तान बना था, और फिर जब भारत की आजादी पे सिग्नेचर होते हुए तब तक 15 अगस्त लग चुकी थी। तो देखिए सबसे पहली चीज इसमें क्या बता रहा है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों ने किस तरीके से हम भारतीयों का और हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण किया था, इस चीज को बच्चा जब आप इस चैप्टर को अगर समझ गए तो गारंटी दे रहा हूं कि एक बार मन से निकलेगा जरूर, साइमन गो बैक, खून खौल जाने वाला है। बहुत कुछ अंग्रेजों ने ऐसा किया था जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वो बर्बाद कर सके और वो अपने देश को बेनिफिट पहुंचा सके। आगे क्या कह रहा है, दूसरी चीज इसमें हम बात करेंगे फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद बच्चा फिर हमसे कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी है, फिर फॉरेन ट्रेड की बात करी है, और फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हुए हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब अगर मैं आपसे बात करूं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, तो आपको सबसे पहली चीज एक समझ आनी चाहिए कि अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम को लागू किया था। किसको लागू किया था, जमींदारी सिस्टम को। सबसे पहले क्या किया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बच्चा ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो हमारा सबसे बहुमूल्य हमारी ताकत थी, अंग्रेजों ने उसी को तबाह करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया। इसमें एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम। अब देखिए जमींदारी टर्म आया है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। अंग्रेजों ने एक रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया जमींदारी सिस्टम को। ये एक लैंड रेवेन्यू का फॉर्म था। क्या कि जो बड़े बड़े महाजन और मनी लैंडर थे जो इकोनॉमी में व्यापार करते थे, लोगों को मनी लैंड करते थे, अंग्रेजों ने उनके लिए एक स्कीम निकाली कि आप एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिश हुकूमत को पे आउट कर दीजिए। ध्यान से समझिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनी लैंडर्स और जो बड़े बड़े महाजन थे उन्होंने एक फिक्स अमाउंट पे कर दिया। उसके बाद उनको असाइन कर दी गई ओनरशिप ऑफ दैट लैंड। अब वो फ्री हैं, जितना चाहे उतना टिलर का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। मतलब लैंड रेवेन्यू के रूप में वो जितना चाहे उतना उससे कलेक्ट कर सकते हैं और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बिल्कुल भी नहीं रोकने वाली है। इसको कहा गया जमींदारी सिस्टम। अच्छा, इसी सिस्टम से एक और बात समझ आई। बच्चा मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटी सी अप्रोच को अपनाया। क्या कि अंग्रेजों ने भारतीयों को भारतीयों का शोषण करने पर मजबूर किया। बात समझिएगा, अंग्रेज कोई बाहर से पूरे के पूरे अंग्रेज नहीं आए शोषण करने। उन्होंने सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर पर जो अपने देश का था उस पर कब्जा किया और फिर ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करी कि किसी अंग्रेज ने नहीं बल्कि एक भारतीय ने दूसरे भारतीय का शोषण किया, जिसके कारण वो हम पर 200 साल तक हुकूमत कर सके। बच्चा देखिए, जब एक अपना ही एक अपने का शोषण करने पे आ जाएगा तो फिर आगे क्या हो सकता है, ये अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से सीखा और फिर उन्होंने इस देश को 200 साल तक अपना गुलाम बना के रखा। जब मैं बात करूं जमींदारी की तो देखिए आपको ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन को अपने माइंड में रखना। क्या जमींदार वाज डिक्लेयर एज द ओनर ऑफ द सॉइल एंड दे वर ऑफ पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट। बच्चा उनको एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना था एज अ फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश। वो जितना चाहे उतना लैंड रेवेन्यू के रूप में फिर टिलर से, टिलर मतलब अ पर्सन हु कल्टीवेट द लैंड, उससे जितना चाहे उतना रेंट के रूप में ले सकते थे और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को कोई मनाही नहीं करेगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है, द टिलर ऑफ द सॉइल द एक्चुअल कल्टीवेटर गेट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, और टिलर को बहुत कम सर्वाइवल के लिए मिलता था। बच्चा आगे देखिए क्या कह रहा है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अंग्रेजों ने एक क्रमबद्ध तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया, जिसमें उन्होंने पहले तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लॉन्च करी। क्या थी टैरिफ पॉलिसी, भारत से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, और ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड का इंपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर ब्रिटेन और इंडिया की बात करें तो फ्री एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन इज ड्यूटी फ्री एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया इज ड्यूटी फ्री। और अगर इंडिया का कोई सेलर ब्रिटेन के अलावा कहीं और डील करता है तो उसे हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जिससे क्या हुआ
चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई और जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे अपने पतन की तरफ, अपने डिके की तरफ मूव करता चला गया। आपको इसमें यही बता रहा होगा, ये एक बेसिकली क्रिस्प बैकग्राउंड दे रहा है। अभी आपको चैप्टर ने शुरू करा क्या, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर प्रोड्यूस बाय द हैंड लेबर एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसकी डिके हो गई कैसे, हैंडीक्राफ्ट डूबता चला गया क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट आ चुके थे और इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो विदेशों में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करता था, अब लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले गए थे और उसकी डिमांड कम होती जा रही थी। दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिसकी अभी मैंने आपसे बात करी। साथ ही साथ एक और चीज को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी कि उन्होंने भारत को प्राइम एक्सपोर्टर बनाया रॉ मटेरियल का। किसका, रॉ मटेरियल, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर चिड़िया सोने की उड़ती थी। नहीं बेटा, यहाँ की बच्चे जमीन बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड थी और अंग्रेजों को ये बात समझ आई कि यहाँ की जमीन से इस कदर खेती की जा सकती है कि ये सोना उगल सकती है। सोना का मतलब बहुत प्रीशियस आइटम है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं कल्टीवेट किए जा सकते, वो इंडिया में कल्टीवेट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, आप देख सकते हैं क्या, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल डिमांड। क्योंकि देखिए, रॉ मटेरियल अंग्रेजों को इसलिए भी चाहिए था क्योंकि जिस समय भारत में हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ब्रिटेन में बच्चा चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ज्यादा इनपुट चाहिए था एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चे ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर रॉ मटेरियल का सबसे अच्छा कोई सप्लायर मिल सकता है तो वो भारत है। दूसरा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड एक्सपेंड द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। अब जो ब्रिटिश गुड थी उनकी डिमांड बढ़ाने के लिए इंडिया में उन्हें ड्यूटी फ्री कर दिया गया। कोई समस्या, आगे बढ़िए बच्चा। अब हमसे बात कर रहा है फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी की शाम तक हमारी इकोनॉमी के फीचर क्या थे। सबसे पहला, हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। देखिए, स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। क्या, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली स्टैग्नेंट, एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन व्हिच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें थोड़ा बहुत या नाम मात्र की इनकम की ग्रोथ होती हो। दूसरी चीज क्या कह रहा है बच्चा, फिर हमसे बात करी गई बैकवर्ड इकोनॉमी की। हम सबको पता है जब हम आजाद हुए तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, बिकॉज बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। देखिए, उसमें इनकम की बात करी गई, यहाँ पर कैपिटा इनकम भी हमारे देश की बहुत लो थी, जिसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। बच्चा, हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत बड़ा था, कल्टीवेटेड लैंड तो बहुत थी, लेकिन कोई भी प्रॉपर मींस ऑफ इरिगेशन नहीं थे और अंग्रेजों ने ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं लॉन्च करी जिनसे एक इरिगेशन फैसिलिटी बन सके, या एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए अंग्रेजों ने कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत बैकवर्ड रहा। और हम सबको पता है कि बच्चा 72% ऑफ द पॉपुलेशन आजादी के समय एग्रीकल्चर में इंगेज थी। और बच्चे, जीडीपी में भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का 50% कंट्रीब्यूशन होता था। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। फूड ग्रेन वाज बेयरली इनफ फॉर द सब्सिस्टेंस इन 1947 टू 1948। और जितना भी फूड ग्रेन उगता था वो देश की भूख को ही शांत करने के लिए हम इतना नहीं उगा पा रहे थे। तो बाकी तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना खराब रहा होगा। मतलब हमें अपने देश में खेती करके हम इतना अनाज नहीं उगा पा रहे कि अपने देशवासियों की भूख मिटा सकें। उसके बाद कह रहा है बच्चा, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हियर फॉलोइंग फैक्टर आर अंडरलाइन सिग्निफिकेंट, देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्री पहली चीज थी तो वो इन मीन 3.5 इंडस्ट्री थी। मतलब टाटा बिरला के अलावा बहुत कम ही कोई था जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हो सकता था। और अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो बच्चा इकोनॉमी कभी भी रॉ मटेरियल के बेस पर डिपेंडेंट होकर ग्रो नहीं कर सकती है। हमें कैपिटल गुड बनाने वाली यूनिट चाहिए थी, जो हमारे भारत में थी ही नहीं। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रुइंड। रुइंड का मतलब बर्बाद कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। फिर क्या कह रहा है बच्चा, रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट का मतलब एब्सोल्यूट, जहां तक नजर जाए वहां तक कुछ दिखता हो ना दिखता हो, एक चीज दिखती थी, वो थी गरीबी। बेटा, भारत में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि आप सोच नहीं सकते। आज आप गरीबों को देख के, कुछ लोग होते ना मुंह बना लेते, पर सोचिए
आज़ादी के समय तो पूरा का पूरा देश ही ऐसे लोगों से भरा हुआ होता था बच्चा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर गरीबी हटानी है तो शिक्षा को प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे, बच्चों के अंदर स्किल्ड होगा, तो वो जरूर एक रोज ऐसा भारत क्रिएट करेंगे जहां कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, एक गरीबी टर्म जो है वो नहीं होगा। देखिए भारत आज इतनी बड़ी इकॉनमी बनता जा रहा है, हर कोई भारत के वर्ल्ड में चर्चा कर रहा है, लीडरशिप की बात करें, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमें ये नहीं भूलना है कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे में, धारावी। सोचिए हमारे देश में आज भी इतनी गरीबी है तो उस समय किस लेवल पर गरीबी रही होगी, वो एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग हो सकती है। मतलब एक एक्सटेंड लेवल पर बच्चा पॉवर्टी छाई हुई थी। फिर क्या करें, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो देखिए बच्चों को एक चीज समझ जानी चाहिए कि एक होती है नीड, जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड है। जब आपकी बेसिक नीड फुलफिल हो, अब आप बेसिक सुख सुविधाओं के बारे में सोचें तो आप बात करने लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे आपको खाना मिल रहा है, कपड़ा है, घर पे छत है, पर अब आप उस छत में चाह रहे हैं कि यार रात को पंखा चला लिया करें तो अच्छे से नींद आ जाएगी, हवा आई गर्मी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स है या नहीं। आज आप यहाँ रहते हैं और दूसरी जगह फोन मिलाकर इजीली बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, रोडवेज, रेलवेज, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। बच्चा याद रखिए जब मैं बात करूं बेसिक सुख सुविधा तो मतलब हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ज्यादा दूर की बात छोड़िए, सन 2010 तक बच्चे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पर डेली 8 से 9 घंटे तक बिजली नहीं आती थी। और हम कहते हैं कि मोदी जी ने आके क्या किया। देखो एक इकॉनमी को चलाने के लिए एक सॉलिड लीडर की जरूरत होना बहुत ज़रूरी है, बट आई एम सॉरी टू से कि आज़ादी के बाद से 65 साल तक, सन 2014 तक कांग्रेस ने देश की सिर्फ मट्टी पलीत करी और कुछ नहीं किया। क्योंकि कोई भी कांग्रेस में एक ऐसा सॉलिड लीडर नहीं आया। जो आए, इंदिरा गांधी जैसे थी, राजीव गांधी आए, पर इसको आप ये समझिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि उनको बदकिस्मती से या एक आकस्मिक मौत मार दिया गया। तो हमारे देश में कोई एक सॉलिड लीडर नहीं आ पाया। आज एक बहुत अरसे के बाद इस समय अगर कोई देश में एक सॉलिड लीडर है तो वो नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, वर्ल्ड की न्यूज़ में आए दिन बंदा छाया रहता है। भाई हर देश, हर इकोनॉमी ये चाहती है कि हमारा मोदी जी से एक लिंकअप हो। आज सब भारत की वाहवाही कर रहे हैं, भारत से जुड़ना चाहते हैं। ये एक सॉलिड लीडरशिप का बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए एक सिंपल सी बात रखिए कि आपको कभी भी बायस नहीं होना है। पढ़ाई हमें सिखाती है कि हम बिना तथ्यों की जानकारी लिए कभी भी किसी के प्रति कोई भी जजमेंट पास ना करें, कभी भी कोई भी एक प्री एजम्पशन डेवलप ना करें। और हमें पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि 1947 जब हम आज़ाद हुए उसके बाद 2014 तक क्या रहा, किस तरीके से। भाई सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सरकार रही तो वो कांग्रेस की रही। तो कांग्रेस ने क्या कर दिखाया बताइए, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं, इन 1984 की अगर हम बात करें तो चाइना का जीडीपी 15.84% से ग्रो हो रहा था। वहां की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए, अगर कुछ अच्छे डिसीजंस हार्श होते हैं तो उन्होंने वो भी लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हम सब इस भरोसे पर रहे कि नहीं अभी अभी अंग्रेजों से हटे हैं, अब सब सरकार करेगी। अरे सरकार कहां से कर डालेगी बउआ सब कुछ, खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा, है या नहीं। आगे देखो, हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। हमारे देश में मशीनों की बात करें या हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पे थी। हम खुद बनाते नहीं थे, हम खरीद लेते थे। नहीं बनना कोई बात नहीं, विदेश से खरीद लाओ। अरे यार कब तक खरीद के जियोगे भाई, कभी तो कुछ बनाओ। कभी तो पिताजी कहते हैं ना, कब तक बाप की कमाई पे जियोगे, कभी तो खुद कुछ करो। सेम वही चीज, कब तक विदेशों से खरीद के काम चलाते रहोगे। अभी भी हम लोग बुलेट ट्रेन खरीदने जा रहे थे, लेकिन फिर हमारी और जापान की डील नहीं हुई। हमारी मतलब भारत की, मेरी नहीं, हाँ भारत की और हमारी कोई डील नहीं बन पाई। तो हमने क्या किया, हम रोना रोते कि जापान ने हमें बुलेट ट्रेन नहीं। आज भी तो ये माइंडसेट है ना यूथ में, एक
अलग ऊर्जा है आज के समय में। जितने भी नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट आ रहे हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, वो भी देश हित के लिए। जितने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, सब एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, जापान मत दो, हम खुद बनाएंगे। बनाया, प्राउड टू बी सेल्फ मेड, खुद पे प्राउड किया और वंदे भारत ट्रेन बना के दिखाई। अब वो बात अलग है कि भारत में कुछ तुच्छ प्राणी हैं जो इतनी अच्छी इन्वेंशन को हमने जो खुद बना के अडॉप्ट किया, उस पर प्राउड फील करने की जगह अद्धे चला रहे हैं, गुम्मे चला रहे हैं। डूब मरे ऐसे लोग तो साला देश का कुछ भला हो। देखिए आगे फिर क्या कह रहा है बच्चा, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अच्छा, शहरीकरण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में। और जब हम लोग आजाद हुए उस समय हमारा शहरीकरण अर्थात अर्बनाइजेशन बहुत लिमिटेड था। देखिए क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिव्ड इन विलेज। इन 1948 ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन सेक्टर। अगर देखिए लोग अर्बनाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे तो मतलब सर्विस सेक्टर में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। शहरों में सबसे अच्छी चीज ये दिखाई जाती है कि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन ऐसा हो चुका है, इसका भी ड्रॉबैक ये आ गया कि लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे थे रोजगार के लिए, पर अब शहरों में इस कदर पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि रोजगार के नाम पे लोगों को काम ही नहीं मिल पा रहा है। हर चीज का एक पैराडॉक्स इफेक्ट होता है। फिर बच्चा सेमी फ्यूडरल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडरल का मतलब आप ये समझिए बीच की इकोनॉमी, मतलब जो ना तो पूरी तरह सोशलाइज इकोनॉमी थी और ना ही पूरी तरह कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। देखिए इकोनॉमी तीन टाइप से आप जानते हैं, क्या? सोशल इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अगर कोई इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रही है तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और अगर कोई इकोनॉमी देश में सोशल वेलफेयर की बात करती है तो ऐसी हम इकोनॉमी को कहते हैं सोशलिस्टिक। पर जब कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक मिल के काम करे तो इसको कहा था मिक्स इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी सेमी फ्यूडरल थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नीदर होली फ्यूडरल नॉर अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इट वाज अ मिक्स इकोनॉमी। मतलब सेमी फ्यूडरल, समझ रहे हैं? मिक्स। डाउट क्लियर है? आगे देखो फिर आता है बच्चा कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कॉलोनी का मतलब होता है अधीन होना ब्रिटिश गवर्नमेंट की। यही कह रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन थी। एंड इट इम्प्लाइज टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश इकोनॉमी। और उन्होंने भारत की इकोनॉमी को इस तरीके से यूज किया कि ब्रिटिश इकोनॉमी डेवलप्ड हो सके या ब्रिटिशर्स का फायदा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भी कभी इससे क्वेश्चन आए तो याद रखिए आपको इस टॉपिक में जमींदारी सिस्टम को जरूर एक्सप्लेन करके आना है और साथ ही साथ आपको बात करके आनी है किसकी? प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था उस समय। कब? आजादी की शाम तक। देखिए जरा, सबसे पहला लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बच्चा हमारे पास लैंड बहुत था लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। क्यों? ज्यादा जमीन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बीज वगैरह भी लगा रहे, पर प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन, जैसे आज के समय में आपके पास बीजा है, HYB सीड जो आती है वो है, पानी देने के लिए ट्यूबवेल है, समरसेबिल है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ों का आप यूज़ करके फसल अच्छी खड़ी कर सकते। पर उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज अंग्रेजों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। जरा देखिए एक कंपैरिजन बता रहा है क्या, वीट पर हेक्टेयर 1947 में 660 था और 18 से 19 के बीच में वो बढ़ के कितना हो गया? 3408। सेम ये पर हेक्टेयर केजी में है। दूसरा राइस पर हेक्टेयर में 665 केजी होता था और अब 19 तक ये बढ़ के 2665 हो चुका था। अगर लाख टन की बात करें तो इस तरीके से आपके सामने ये डेटा है, आपको समझ आ रहा होगा। इतना लैंड, कल्टीवेटेड लैंड होने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन पीछे था। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थी। दूसरी चीज क्या कह रहा है बच्चा, हम बात करें हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तो आपको समझ जाना चाहिए एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अनसर्टेन था, बिकॉज हम ज्यादातर पानी वगैरह देने के लिए फसलों को निर्भर थे रेनफॉल पे, और अगर अच्छी रेनफॉल हुई, इंद्रदेव खुश हुए तो इकोनॉमी में अच्छा आउटपुट मिलेगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आउटपुट भी बर्बाद हो जाएगा। यही कह रहा है क्या, इट इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल एंड गुड रेनफॉल इंप्लॉयज टू द गुड आउटपुट। देखिए थर्ड पॉइंट में आपसे बात हो रही है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ वह खेती
जो अपना पेट पालने और अपने परिवार का पेट पालने तक ही सीमित रहे, उसको कहा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। बस हम और हमारा परिवार भूखों ना मरे, इतना उग जाए, इससे आगे की सोच ही नहीं थी। फिर बच्चा 14 पॉइंट आपको बता रहा है गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। देखिए इसमें क्या गल्फ था, गल्फ का मतलब यहां पर है लड़ाई। क्या मालिक और टिलर, टिलर का मतलब लेबर। बच्चे यहां पर गल्फ की बात क्या कर रहा है कि ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में हमेशा एक मतभेद होता था। मतभेद क्या कि जो ओनर था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्री अथॉरिटी दी थी, फ्री हैंड दिए थे कि जितना चाहे उतना इनको निचोड़ डालो, नूच डालो, बिल्कुल खा जाओ, ये जी ना पाए। अब क्या हुआ, बीजा लगाने से लेके सब कुछ करने तक का काम बेचारा टिलर ने किया। पूरी खेती टिलर जो लेबर है उसने उगाई, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मनी लेंडर थे, जो एक फिक्स अमाउंट देके जमींदार बन चुके थे, वो आए और उन्होंने कहा भैया अब ये जो फसल उगी है, मान लो 1000 किलो उगी है, तो एक काम करो इसमें 750 किलो हमारे घर पहुंचा दो, बची हुई तुम रखो, तुम्हारा परिवार भुगते। अब सोचो सारी मेहनत बेचारा एक किसान जो एक्चुअल कल्टीवेटर है वो कर रहा है, पर जब फसल उगी तो आधी से ज्यादा फसल एक जमींदार ले गया, तो वो गल्फ क्रिएट होगा या नहीं होगा। दोनों के बीच में मतभेद, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो भैया एक सपोर्ट दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को, क्योंकि उनसे पैसा ले चुकी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कोई इंटरवेंशन नहीं दिखाती थी, पुलिस कुछ नहीं कुछ काम करती थी। क्षण सरेआम होता था, धड़ल्ले से होता था और कोई नहीं रोकता था। तो मैं क्या कहता हूं, बात समझ आ रही है कैसे कि एक भारतीय ने दूसरे भारतीय का शोषण किया, और ये बहुत पुरानी प्रथा चलती चली आ रही थी और अंग्रेजों ने इसी प्रथा को हमारे यहाँ फायदा उठाया। जैसे हम लोग बटे हैं आज भी जातिवाद में, तुम मुस्लिम हो हम हिंदू हैं, तुम एससी हो एसटी हो, इस तरीके से एक जाति व्यवस्था बटी हुई है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण होती है। अगर सिर्फ एक चीज ध्यान में रखी जाए कि हम सब एक इंसान है, वी आर ह्यूमंस एंड द फर्स्ट रिलीजन विच इज ह्यूमैनिटी एंड सेकंड वाज हिंदुस्तान। हम सब एक भारतीय हैं, नेशनलिटी इंडियन, इसके अलावा कोई और धर्म ही ना हो तो क्या कोई भेदभाव, कोई असमानता का भाव आपको मिलेगा? सब एक न्यूट्रल वे में जिएंगे, लेकिन ये खत्म कभी नहीं हो सकता क्योंकि वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो बड़े बड़े ऊंची कास्ट वाले रईस हुआ करते थे वो एक फिक्स अमाउंट दे के मालिक बन गए और फिर वो शोषण करते थे गरीब गुरबे मजदूरों का, जिससे गल्फ क्रिएट हुआ। ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि जमीन के मालिक और जमीन में खेती करने वाले के बीच में। और ये सिर्फ और सिर्फ देन था बच्चे अंग्रेजों की पॉलिसी जो थी जमींदारी सिस्टम। देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल while tiller of the soil confronted from absolute poverty and accepted indebtedness as the way of life, the owner of the soil indulged in conspicuous consumption. The tiller of the soil was viewed agriculture merely as a source of subsistence, and the owner of the soil was viewed that agriculture is a source of investment. समझ आ रही है बात बच्चा? जहां किसान बेचारा कर्ज में मरे मरे फसल उगाए, ये सोचता था कि शायद मेरा परिवार भूखा ना मरे, चलो अगर जमीन का मालिक हमें लूट भी रहा है तो ठीक है, एटलीस्ट मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। वो इस वे में मरे जा रहा था और जमींदार बेटा मजे से जिंदगी काट रहे थे बिना कुछ करे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की तलवे चाटी करके। आगे देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग वॉज बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। देखो क्या बताना चाह रहा है इसमें, जिनके पास अच्छा जमीन थी वो कैसी थी, या तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में थी या बहुत दूर दूर बटी हुई थी। मान लो किसी आदमी के पास 3 बीघे जमीन है, पर वो 3 बीघा, 1 बीघा यहाँ, 1 बीघा और थोड़ा दूर जाके, फिर 1 बीघा इधर आके, अब उसे 3 गुना सब कुछ खर्चा करना पड़ रहा था। 3 गुना पानी पे, 3 गुना बीजा पे, 3 गुना लेबर पे, और बेटा आउटपुट निकलता था बेयर मिनिमम, हाँ या ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल विच वॉज ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। द जमींदारी सिस्टम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। जो जमीन बच्चे जो बड़े बड़े मनी लेंडर और पावरफुल लोग थे, इकोनॉमी रईस जिसे कहते हैं, पुराने रईस थे, वो अंग्रेजों के साथ मिलके एक फिक्स अमाउंट पे कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को और वो बन गए जमींदार। और फिर जमींदार तो भैया आपको बता ही चुके हैं, फ्री थे, जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट कर लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आगे देखिए क्या कह रहा है,
इट लीड टू द अल्टीमेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिलर। बच्चा जो हकीकत में खेती कर रहा था उसका सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हो रहा था तो वो था शोषण। क्या था? शोषण। एंड द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज फ्रीक्वेंटली रेज बाय द जमींदार। और फिर जो लैंड रेवेन्यू की दर थी वो टाइम टू टाइम बढ़ाई जा रही थी। 7th पॉइंट में हमसे बात कर रहा है फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा देखो यहां पर ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी था, अभी इसकी आपसे बात करूंगा, पहले जरा इसको समझो। अंग्रेजों ने साथ ही साथ जो टिलर थे उनको फोर्स किया कि तुम वो खेती करो जो हमारे लिए जरूरी है। देखिए किसान हमारे देश में खेती करता था कि अनाज उग जाए ताकि मेरा परिवार भूखों ना मरे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हमसे पैसा लो और तुम इंडिगो इन सब की खेती पे ज्यादा फोकस करो। देखो क्या कह रहा है, forced commercialization of agriculture refers to shift from cultivation of self consumption to the cultivation for market, and market need to be made for cash crops such as cotton, jute and sugarcane। अंग्रेज कहते थे कि या तो कॉटन उगाओ, गन्ना उगाओ, जूट उगाओ और नहीं तो इंडिगो की खेती करो जिससे हमें रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मिले तो हमारे ब्रिटेन में इसका फायदा हो सके और फिर हमारे ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है उसमें रॉ मटेरियल की कोई भी कमी ना हो। Farmer were forced to shift from commercial crop indigo, particularly from the conventional subsistence crop like wheat and rice। बच्चा जो एक बहुत ज़रूरी फसल थी जिससे किसान उगाता था अपने परिवार और अपनी भूख मिटाने के लिए, अंग्रेजों ने उसे कहा कि तुम इसको छोड़ के इंडिगो की खेती करो। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय फॉरेन में ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहाँ पर कपड़े की इंडस्ट्री जितनी थी। अब जब ये कपड़ा कॉटन का मशीनों से बन के निकलता है तो बच्चा इसमें दाग लग जाते हैं, गंदे हाथ लग जाते हैं, उसको साफ करने के लिए अंग्रेजों को चाहिए होता था इंडिगो, एकदम ब्लीच होकर फाइन वाइट कपड़ा निकल के आता था। फिर क्या कह रहा है, द फार्मर वर ईदर ल्यूरिड और फोर्स टू एक्सेप्ट द एडवांस पेमेंट। या तो उनको ललचाया जाता था या उन्हें फोर्स किया जाता था कि अंग्रेजों की एडवांस पेमेंट स्वीकार करो और फिर उसकी खेती करो जो वो कह रहा है। आगे देखिए, ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टेगनेंट। हमारे देश की इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों ही कम थी। बैकवर्ड एग्रीकल्चर और स्टेगनेंट एग्रीकल्चर के लिए कुछ की पॉइंट है, इनको याद जरूर रखिएगा। पहला, लो प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से आजादी की शाम तक देखा जा सकता है। देखिए सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, लेकिन जब हम औद्योगिक क्रांति का अपोजिट इंडस्ट्रियल उद्योगों का पतन की बात करें यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला था डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। बच्चा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो ग्लोबली एक बहुत हाई रेपुटेशन एंजॉय करता था। आपने देखा होगा पहले जो प्रिंसली कोर्ट चलती थी, जो राजा महाराजा होते थे वो बड़े बड़े काउन, वो लंबे लंबे ऐसे कपड़ा खींचता हुआ चला आता था, हाथ की कारीगरी के फूल पत्ते बने होते थे, सब हैंडमेड कारीगरी बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करी कि इसको डुबा दिया गया। देखिए क्या, पहली चीज डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, दूसरा ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब समझिए बहुत नन्ही सी ग्रोथ, मतलब बहुत नाम मात्र। ओइंग टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। बच्चा जब मैं बात करूं डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, period to the British rule, handicraft in India enjoyed the reputation in the world, but the British Raj contribute to their decay। और ब्रिटिश राज का हैंडीक्राफ्ट के पतन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिशर्स। देखिए जो भी पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उसको लॉन्च किया उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा हमारे हैंडीक्राफ्ट के पतन पर। हैंडीक्राफ्टेड आइटम आपको दिख रहे हैं, एक समय ऐसा था कि ये पूरे पूरे हाथ की कारीगरी से बनते थे और वर्ल्ड वाइड एक हाई रेपुटेशन एंजॉय करते थे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या करा, इसको तबाह करने के लिए चालू करा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसके अंदर की पॉइंट तुम्हें याद रखना है क्या, कि टैरिफ मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहा है। अंग्रेजों ने भारत को एक प्राइम एक्सपोर्टर बनाया रॉ मटेरियल का, और वो भी ड्यूटी फ्री, ताकि ब्रिटेन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको रॉ मटेरियल बहुत चीप रेट पर मिल सके। दूसरी चीज इंपोर्टर बनाया फिनिश गुड का, जो ब्रिटेन से बनी हुई फिनिश गुड है वो इंडिया में एक बड़ी मार्केट में बेची जा सके, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा ड्यूटी, ताकि लोग उसे इजीली कंज्यूम
करें और जानबूझ के स्विच करें, मजबूरी कह लीजिए, फोर्सफुली कह लीजिए, कि उनको ऐसा लगे कि यार इससे सस्ता तो ब्रिटेन की गुड है, चलो इसी को कंज्यूम करते हैं। क्लियर है? देखिए क्या कह रहा है, द ब्रिटिशर्स फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड द बेस्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। कोई समस्या है? इतनी बात क्लियर? As a consequence, while the British product started gaining the Indian market, the Indian handicraft product started losing their domestic as well as international market. जैसे जैसे ब्रिटेन के प्रोडक्ट मार्केट में आते जा रहे थे, वो एक डिमांड कैप्चर करते जा रहे थे और हमारा हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे मार्केट से बाहर जाता जा रहा था। सेकेंड पॉइंट एक और था हैंडीक्राफ्ट के डिके में, वो था डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। बच्चा, राजभवन जो थे, जो राजाओं का शासन था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और राजाओं के अंदर भी अब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की एक होड़ मच चुकी थी। देखिए, ब्रिटिश रूल के आने के बाद जो नवाब, राजाज, प्रिंस एंड द एम्पायर रूल डिफरेंट पार्ट ऑफ द country, they were used to patronize their handicraft, because of which the Indian handicraft industry had acquired international reputation. Consequently, the handicraft started decaying. जैसे जैसे ब्रिटिश राज शुरू हुआ, वैसे वैसे नवाबी राजाओं का शासन खत्म होता चला गया और हैंडीक्राफ्ट भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब देखो, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वो पूरा हाथ से बनता है और हाथ से बनाने के लिए उसे ज़्यादा समय लगता है, एक प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। और मशीन से बने हुए आइटम बहुत ऐसे सस्ते में बहुत जल्दी बन के निकल के चले जाते हैं, पर वो उतने ज़्यादा फाइन नहीं होते। लेकिन अब फाइन का किसी को क्या करना, सस्ता मिल रहा है और जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम मशीन मेड प्रोडक्ट से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को लेते हुए। फिर न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए, वैसे वैसे एक वेस्टर्न कल्चर का भी चलन हमारे देश में आने लगा और फिर डिमांड का एक नया पैटर्न आया। क्या कह रहा है, ओइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर अ न्यू क्लास इमर्ज्ड इन इंडिया विच कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न कल्चर। जो उत्सुक थे अंग्रेजों की तरह रहन सहन, अंग्रेजों की तरह देख रेख, अपना सब कुछ अंग्रेजी कल्चर के थ्रू वो करना चाहते थे और इससे हमारी इंडियन सभ्यता, इंडियन हैंडमेड आइटम डाउन चले गए। आगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। भैया देखो, हम लोग सोचते हैं कि अगर अंग्रेज ना होते तो रेलवे ना मिल पाता। ऐसे बहुत से लोग हमने देखे कि अंग्रेजों की देन है रेलवे। भैया, अंग्रेजों ने तुम्हें थोड़ी दी थी, तुम उनके पूर्वज थोड़ी लग रहे थे। अंग्रेज रेलवे अपने फायदे के लिए लेके आए थे। अगर उनका बस चलता तो वो देश से ट्रैक तक उखाड़ के ले जाते, पर वो तो जल्दी जल्दी में जब भागे तो वो ये कर नहीं पाए। रेलवे क्यों बनाई? अब देखो, उन्होंने कहा कि भारत में रेलवे सिस्टम बिछाया जाए। इससे क्या होगा, वो भारत की एक बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे और अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया इजीली अवेलेबल करा सकेंगे, ताकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड और मार्केट कैप्चर हो। इसलिए उन्होंने रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया। तुम्हारे फूफा थोड़ी थे वो कि तुम कल को चल के ये लोग यहाँ ट्रेन में घूमेंगे इसलिए बना देना। उनका अपना प्रॉफिट का एक मोटिव था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे साइज ऑफ मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंड टू एक्सपेंड, और इसके बाद उनकी मार्केट बढ़ती गई और हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की मार्केट धीरे धीरे श्रिंक होती चली गई। अगला पॉइंट क्या करा बच्चा, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी ये एक बहुत ब्लीक, मतलब नाम मात्र की ग्रोथ दिखा रहा था। देखिए क्या कह रहा है, अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ, इट वाज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। वो भी 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई। वो भी कौन सी इंडस्ट्री ने, सुगर केन, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री, वो भी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा इनको रन कराया जा रहा था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, टाटा और बिरला दो ही ऐसे लोग थे जो उस समय भारत में थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर में पार्टिसिपेशन करा रहे थे, नहीं तो कोई भी नहीं था। दूसरी चीज बच्चा फिर क्या कह रहा था, स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। स्टेट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो बहुत लिमिटेड था। वो चाहते थे कि ब्रिटेन की इंडस्ट्री फले फूले, भारत में ऐसी तैसी हो जाए, कोई मतलब नहीं। दूसरा, देयर वॉज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वर्थ द नेम। साथ ही साथ नाम के लिए भी कोई भी कैपिटल गुड, यानी कि वो इंडस्ट्री जो मशीन, जो कैपिटल गुड बनाती हो, थी ही नहीं। आगे देखिए,
अगर हम एक शॉर्ट में समझे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो पहला, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड, मॉडर्न इंडस्ट्री शोड बहुत नॉमिनल ब्लीक ग्रोथ, कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं, वाइल ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट वर डिके बाय द मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन्ड इन द इन्फेंट स्टेज। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात। जैसे जैसे हैंडीक्राफ्ट खत्म हो रहा था तो कम से कम ऐसा हो सकता था कि दूसरे प्रोडक्ट की इंडस्ट्री बढ़ने लगे, पर वो भी बहुत छोटे लेवल पर ही रह के सिमट गई। इन्फेंट का मतलब याद रखिए नवजात। फिर अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, जो अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ी है, सेम क्या कह रहा है, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। बच्चे, उन्होंने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बनाया रॉ मटेरियल का और प्राइम इंपोर्टर बनाया फिनिश गुड का, जिससे वो इंडियन इकोनॉमी को तबाह कर सके। वो का मतलब ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। देखो, दो सिंपल से फंडे थे, यहां से रॉ मटेरियल भेजो, जो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स है उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, उनका प्रोडक्शन चलता रहे, स्मूथ फ्लो ऑफ सप्लाई का प्रोडक्शन उनका जो है वो चलता रहे, साथ ही साथ वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर कहीं ना बिके तो उसे इंडिया में बेचने के लिए एक मार्केट क्रिएट कर ली जाए। दूसरी चीज क्या कह रहा है बच्चा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। अब इंडियन के फॉरेन ट्रेड पर भी एक पूरा का पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लॉन्च कर दी थी कि भारत सिर्फ अगर ट्रेड करेगा तो वो ब्रिटेन से करेगा, इसके अलावा और किसी देश से ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए थे, मतलब कमर तोड़ दी थी भारतीय अर्थव्यवस्था की। ये समझ लीजिए क्या कह रहा है, more than 15% of Indian foreign trade was directed toward Great Britain। आ गई बात, 50% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से होता था। while export of primary product raw material from India supplied input to Britain industry, import of finished good, सेम वही बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल भेजा जाता था और ब्रिटेन गुड की एक बहुत बड़ी मार्केट की इंडस्ट्री जो थी वो इंडिया में स्टेब्लिश हो चुकी थी। बचा, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, और याद रखिए भारत के मेन फॉरेन ट्रेड पर अगर किसी का प्रभुत्व स्थापित हुआ था तो वो था ब्रिटिशर्स का। क्या कह रहा है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू द ब्रिटिश। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सर आप बार बार कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल भारत उनको करता था, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे, पर यहां पर फायदा एक्सपोर्ट से हमारा नहीं हो रहा था बच्चा, हमारा नुकसान हो रहा था। पूछो क्यों? क्योंकि हम उन्हें रॉ मटेरियल बेच रहे थे और फिर उस रॉ मटेरियल से बनी फिनिश गुड महंगे रेट में उन्हीं से खरीद रहे थे, तो इससे फायदा ब्रिटिशर्स का होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो बच्चे, कि हम यहां से उन्हें गेहूं बेचे और फिर उस गेहूं की बनी हुई ब्रेड वापस उनसे महंगे में खरीदे, या हम यहां से उन्हें सस्ते में गेहूं बेचे और गेहूं के बने बिस्कुट उनसे महंगे में खरीदे। दूसरा, द सरप्लस वाज ओइंग टू लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड। जो सरप्लस हो रहा था वो कितने हो रहा था, हम रॉ मटेरियल बेच रहे थे और फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड, तो बेनिफिट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का ही था। फिर बच्चे हम बात करें अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो सबसे पहली चीज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखिए, बर्थ रेट का मतलब होता है कितने लोग पैदा हुए और डेथ रेट का मतलब कितने लोग मर गए। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, 48 एंड 40 पर 1000, मतलब हर 1000 पर 48 मरते थे और 40 पैदा होते थे। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्टेड द मैसिव पॉवर्टी। इससे पता चलता है कि गरीबी छाई हुई थी, अपनी चरम सीमा पर थी। दूसरी चीज क्या कह रहा है बच्चा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द रेट एट विच चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लिव बर्थ वर वेरी हाई, इट इज अबाउट 218 पर 1000 while present it was 33। मतलब उस समय पैदा हुए 1000 बच्चों में 212 बच्चे मर जाते थे और आज के समय सिर्फ 32 है। कितना अंतर है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना इवॉल्व हुआ है। फिर आती है बच्चा बात लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब हम लोग आज़ादी की शाम पे थे तो उस समय तक हमारी जो एक एक्सपेक्टेड लाइफ जो गवर्नमेंट ने निकाल रखी थी वो थी 32 वर्ष, यानी कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष तक जी सकता था, पर आज के समय में हम 70 से पार भी जी जाते हैं। कोई दिक्कत? ये थी हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। फिर आता है बच्चे लिटरेसी रेट। देखिए, लिटरेसी रेट रेफर्स टू दोज हु कैन रीड एंड राइट। देखो, दो टर्म होते हैं, एक होता है एजुकेटेड, एक होता है लिटरेट। बच्चे कभी भी लिटरेट एजुकेट नहीं होता, लेकिन एजुकेट हमेशा लिटरेट होता है। लिटरेट का मतलब द पर्सन हु कैन रीड और राइट,
जो पढ़ सके और लिख सके, एजुकेट जिसके पास हाई क्वालिफिकेशन हो। क्वालिफिकेशन का मतलब प्रोफेशनल डिग्री। अब 5वीं क्लास का एक बच्चा पढ़ और लिख तो सकता है, लेकिन क्या वो एजुकेटेड है? क्या उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है? नहीं, इसलिए वो अभी लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं। फिर क्या कह रहा है? वॉज नियरली 16% रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। फीमेल लिटरेसी रेट वॉज ओनली 7%, मतलब 7%। 100 में मात्र 7, 1000 में मात्र 70 महिलाएं पढ़ती थी। और अगर हम नॉर्मल फीमेल को हटाएं तो अगर हम एक एवरेज देखें तो 100 में सिर्फ 16 लोग ऐसे थे जो शिक्षित होते थे, बाकी 84 अशिक्षित पाए जाते थे। फिर हम बात करें बच्चा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वॉज 1921, 1921। क्या कह रहा है? Period to 1921 population growth in India was nearly consist of size of population kept fluctuating, increasing one senses and decrease in another senses। बच्चे 1921 से पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी, पर एक समय के बाद कंसिस्टेंटली बढ़ती ही चली जा रही है। Thus the census of 1901 showed a decline, इतने 0.4% की डिक्लाइन थी, फिर अगले ही वर्ष इतने % की बढ़ोतरी भी दिखी। तो ये आपको एक सेंसस डेटा की बात कर रहा है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें हम फालतू में वीडियो को लंबा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। जरा इसको देखिएगा बच्चा, अ कंसिस्टेंट राइज पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लीड्स टू द एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। देखिए, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, हाँ या ना? और उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही, जिसके कारण एक अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस डेवलप्ड हो चुकी है। आगे देखो बच्चा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितनी कितनी पॉपुलेशन इंगेज थी, इस डेटा को समझने के लिए जरा इस फिगर को समझिए। देखिए क्या कह रहा है, अगर हम प्राइमरी सेक्टर में बात करें तो हमारा टोटल 72.7% लगा हुआ था वर्कफोर्स। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो हमारा 10.1% था बच्चा, और टर्शरी सेक्टर में हमारा 17.2% का योगदान था। और आज के समय में जैसे जैसे पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब ये डेटा चेंज होता जा रहा है। अगर हम आज के समय में बात करें तो आज भी 50% के आसपास पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है, पर अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में पॉपुलेशन का योगदान भी बढ़ा है। देखिए क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अगर हमने डेटा के अनुसार बात करें तो ऑक्यूपेशन का जो प्रिंसिपल सोर्स था 72.7% वो एग्रीकल्चर से था, और फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस कंट्री। और हम अगर बात करें वर्ल्ड के विकसित देशों की अपेक्षा तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई थी एग्रीकल्चर। अमेरिका में नियरली 2% और जापान में 12% लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी हम पिछड़े हुए ही थे, जहाँ पर हमारे यहाँ सिर्फ 9% लोग थे। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 32% यूएसए, 42% इंग्लैंड एंड 39% वॉज इंगेज्ड इन जापान। तो देखिए उस समय वो लोग कितना आगे थे और हम कितना पिछड़े हुए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि हम 15-20 साल पीछे चल रहे थे। जापान आज भी टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है बच्चा। फिर आती है क्या, थर्ड पॉइंट, अनबैलेंस ग्रोथ। द टेबल शोज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। अब देखिए एग्रीकल्चर में 72% हैं और बाकी सेक्टर पिछड़ते चले गए, और हमें पता है कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर के बेसिस पे डेवलप्ड नहीं हो सकते। अगर हम बात करें आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक, पावर, एनर्जी। इन सब चीज़ों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में समझते हैं। मतलब मैं एक सिंपल भाषा में कहता हूँ, बेसिक सुख सुविधाएं जो हमारे लिए यूज़ की जा सके वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक पार्ट हैं। जैसे बच्चा रेलवे वॉज डेवलप्ड, अंग्रेजों ने रेलवे डेवलप किया तो इससे हमारा बेनिफिट हुआ कि एक कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ चलने लगी। दूसरी चीज, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। पोर्ट वर डेवलप टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। तो इसके लिए पोर्ट बनाए गए। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रोडवेज डेवलप करी गई ताकि ब्रिटिशर्स रोडवेज से भी अपने माल को ऑल ओवर इंडिया पहुंचा सके, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ मतलब वो टाइम टू टाइम मार्केट की रिपोर्ट लेते
रहें। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, तो बच्चे रेलवे का भारत पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ माननी चाहिए कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो आज भी अंग्रेजों के बनाए सिस्टम पर ही चल रहा है। बच्चा, हमने बहुत कम एडिशन किया होगा रेलवे में, पर अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके हमको दे दिया था। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है अंग्रेजों का भारत की इकॉनमी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बनता ही बनता है एग्जाम में, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन द इंडियन इकॉनमी? तो जी हाँ, सबसे पहला क्या था? कॉमर्शियल आउटलुक। देखो, अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं हमें यह भी सिखाया कि आप खेती से भी पैसा कमा सकते हैं। भले ही उन्होंने फोर्सफुली सिखाया, लेकिन सिखाया तो पहले के लोगों को लगता था खेती सिर्फ खाने के लिए है और निकालने के लिए, पर अब उन्हें ये समझ आया कि खेती करने से सिर्फ खाने भर का नहीं, कमाने भर का भी कमाया जा सकता है। मतलब आप ऐसी क्रॉप उगा सकते हैं जो मार्केट में बेचें और अच्छा खासा कैश जनरेट करें। दूसरी चीज क्या कह रहा है? न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंग्रेजों ने काफी सारी नई अपॉर्चुनिटी दी। अब देखो, जब रोड बन रही थी, रेलवे बिछाई जा रही थी, तो उस समय बहुआ अंग्रेज लेबर फॉरेन से थोड़ी ला रहे थे, भारत की तो लोगों को दे रहे थे। हाँ, भले ही उनका मोटिव उस समय अपना बेनिफिट था, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा था। कंट्रोल ऑफ फेमाइन, साथ ही साथ रेलवे वगैरह के आने से अगर कहीं पर कोई फेमाइन, कोई अकाल, को सूखा पड़ जाए तो वहाँ पर इजीली मदद पहुँचाई जा सकती थी। हाँ या ना? दूसरा, मॉनेटेरियल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अंग्रेजों ने हमें एक मॉनेटेरियल सिस्टम सिखाया, जो हम बार्टर एक्सचेंज में मरे जा रहे थे। अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने हमें एक चीज़ बताई कि सामान के बदले में सामान से अच्छा है पैसे का यूज़ कीजिए, पैसे को प्राथमिकता दीजिए। फिर पॉइंट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सर्व्ड एज अ रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यहाँ पर, तो आप इसको समझ सकते हैं क्या अंग्रेज जो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के गए हैं, आज पॉलिटिशियंस और प्लानर उसी लेगेसी पर अपने पद चिन्हों को आगे बढ़ाते हुए पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प लेते हैं। अब हम बात करें कि हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करें, तो ये भी हमारा पूरा खुद का नहीं है। देखिए, जब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया तो उनसे कहा गया आप संविधान लिखिए और प्रस्तुत कीजिए। 26 जनवरी को संविधान पारित किया गया, पर इसीलिए तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। पर आपको बताएं कि भीमराव अंबेडकर जी ने भी विदेशों के डिफरेंट कंट्रीज से उनके संविधान के कुछ एक्सट्रैक्ट उठा के फिर एक मिला जुला के भारत का संविधान प्रस्तुत करवा दिया गया। बच्चे, अगर पूरा का पूरा संविधान खुद लिखा जाता तो इसमें बहुत समय लगता। भीमराव जी की कोई गलती नहीं है, सब डिसीजन जल्दीबाजी भड़बड़ाहट में लिए जा रहे थे और उनको जब हेड बनाया गया तो वो भी एक बड़बड़ाहट में कि जल्दी जल्दी आपको बना के संविधान प्रस्तुत करना है। देखिए, संविधान एक छोटी चीज़ नहीं है, तो उन्होंने वर्ल्ड में रिसर्च करी, देखा, ढूंढा कि किस संविधान से क्या लिया जा सकता है जो हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो, और उसी को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की एक लेगेसी है जो आज भी चलती जा रही है। और बच्चे, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन इकॉनमी के सेकंड चैप्टर की। तो बच्चे, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये एक हेल्पिंग हैंड का काम करती है, तो आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन पर लाइक को दबा के जाया कीजिए। जब आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही अगर आप उस लाइक के बटन को प्रेस कर देते तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो एक लाइक भैया के नाम पे दबा दीजिए और चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में प्रमोट कीजिए, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए कि भाई पढ़ लो, एग्जाम पास आ चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं कि ये एक अनाउंसमेंट थी जो मैंने शुरुआत में नहीं की, कि आपको 10 डे स्ट्रेटजी ऑफ एवरी एग्जाम से 10 दिन पहले आपको उस एग्ज़ाम की 10 दिन में किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है वो मैं आपको देने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो सपोर्ट रुकना नहीं चाहिए, चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।